स्टूडेंट्स, आपको रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा रहे थे और रिडॉक्स में जो है चल रहा था जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आप समझते हैं कि कोई भी आइटम हो या आयन हो, किसी मॉलिक्यूल्स के आइटम या आयन को रिप्लेस कर देता है। तो आपको मैं पढ़ा रहा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ये भी एक पार्ट था रिडॉक्स रिएक्शंस का। रिडॉक्स रिएक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा रहे थे। तो डिस्प्लेसमेंट में हमने आपको बताया था कि मान लो x है और जो है ये इन्फिनिटी की लाइन है, ये x है और ये yz है। तो ये अगर आइटम से या आयन है, ठीक है, ये जो है अगर जाके यहाँ के जो है y को रिप्लेस कर दे तो ये भी जब हटेगा तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये आइटम हो सकता है या आयन हो सकता है। तो अगर रिप्लेस करेगा तो बन जाएगा xz और ये y यहाँ से रिप्लेस हो जाएगी। तो अगर इसमें देखा जाए तो इसका पहला हेडिंग था मेटल डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या है कि मेटल से डिस्प्लेसमेंट हो रही होगी। तो इसमें मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाया था बच्चों और बताया था कि एक ट्रिक बताया था, लिख बे सर का नाम अली मंजन करफी कट कोनी शन पब, ऐसे करके बताया था। हमारे अगले वीडियो में जो शूट कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, उस वीडियो में आपका वो जो है ये ट्रिक्स लिखा हुआ है। तो एक रूल हो जाता है कि अगर कोई भी मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है तो नीचे वाले को रिप्लेस कर देता है। जैसे अगर हम कहते हैं ये जिंक है तो जिंक मेटल है, सॉलिड के फॉर्म में होगा। और अगर आपका कॉपर सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट इक्वस के फॉर्म में होगा। तो इक्वस के फॉर्म में होगा तो अगर देखेंगे तो सल्फेट में -2 चार्ज और कॉपर में +2 चार्ज होता है। तो होगा क्या, जिंक क्या करेगा, इस मेटल को यानी इस आयन को रिप्लेस कर देगा। तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट इक्वस में और ये कॉपर हो जाएगा सॉलिड के फॉर्म में। तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे +2 है, ये -2 होगा। तो आप देख सकते हैं अगर 0 यहाँ पे 0 है तो 0 से अगर +2 हुआ है तो इसे कहेंगे ऑक्सीडेशन हुआ है, और कॉपर +2 से अगर 0 में हुआ है तो रिडक्शन हुआ है। तो एक तरह का ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में आप पढ़ते हैं ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो मैंने आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूँ। हमने कहा ऊपर वाले जो भी ऊपर होगा, ऊपर वाले नीचे वालों को हटा देते हैं, हटा देते हैं। सही बात है, ये ट्रिक बहुत सही है। कोई भी हो, अगर आप आम बात करते हैं तो जैसे मान लो कोई नेता है तो जनता को हटा देता है, कोई प्रधान है तो नीचे वालों को हटा देता है, कोई सीनियर होता है तो अपने जूनियर को हटा देता है। तो ऐसे ही अगर आप देखा जाए तो अगर केमिस्ट्री में देखते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर वाला होता है वो नीचे वाले हटा देता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये जिंक कहाँ है, ऊपर, और कॉपर कहाँ है, हाइड्रोजन के नीचे। तो ऊपर वाला नीचे वाले को हटा देता है। लेकिन ये ऊपर वाला नीचे वाले हटाने का मतलब है कि आप ध्यान रखिएगा कि उसमें एक ऑक्सीडेशन होगा और एक रिडक्शन होगा। कभी नहीं होता है कि नीचे वाले को ऊपर हटा दिया। इस पे आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी अधिकारी है, किसी भी पोस्ट पे है और उसके नीचे वर्कर काम करते हैं, तो वो जब चाहे तो नीचे वाले भगा देता है, टाइम से क्यों नहीं है, भागो यहाँ से। तो ऐसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो है अगर कोई मेटल होता है, अगर वो ऊपर है तो नीचे वालों को रिप्लेस कर देगा। लेकिन इसका मतलब है बच्चों कि आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शंस होना चाहिए, और ऑक्सीडेशन रिडक्शंस के लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होना चाहिए। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तभी याद होगा जब हमने आपको ट्रिक बताया था, उस ट्रिक से याद कर लीजिए। तो जैसे ये हो गया, तो ये तो मेटल होंगे, तो आपको बहुत सारे मिलेंगे कि जैसे नॉन मेटल होते हैं। तो नॉन मेटल में भी आप देख सकते हैं कि वो भी रिप्लेस करता है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन किस फॉर्म में होता है, गैस के फॉर्म में। अगर ये क्लोरीन अगर KBr के फॉर्म में है तो KBr क्या होगा, ये इक्वस में होगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो ये 0 है तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। तो यहाँ पे क्लोरीन आएगी, इस Br को हटा के ये इसके साथ लग जाएगी। तो क्या बन जाएगा, KCl, और साथ में क्या बन जाएगा, Br2।
अगर ये Br2 है तो गैस के फॉर्म में हो जाएगी, ये आपका सॉलिड के या इक्वस के फॉर्म में, सॉलिड नहीं, ये इक्वस के फॉर्म में होगी, आयन बनाएगा। तो देखिए ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये Br0 होगा। तो बच्चों देखो आप अच्छी तरीके से देखिएगा, ये जीरो से किस में हुई है, माइनस में। तो जीरो से माइनस का मतलब क्या हुआ, इसका रिडक्शंस हुआ है। और अगर आप Br जो है माइनस से जीरो में गई है तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका मतलब ये भी एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पढ़ा रहे हैं, यानी रिडॉक्स रिएक्शंस को समझा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के द्वारा। अगला ले लेते हैं। अगर मान लो यही क्लोरीन है, ये Cl2 है और यहाँ पे Cl2 है, गैस के फॉर्म में है। और अगर जो है आपने यहाँ Ki ले लिया तो ये Ki इक्वस के फॉर्म में होगी, और अगर आप जो है ये भी आएगी, उसको यहाँ से रिप्लेस कर देगी तो ये आपका KCl बन जाएगा इक्वस के फॉर्म में, और साथ में बन जाएगा आयोडीन सॉलिड के फॉर्म में। तो अगर देखेंगे ये नेचुरल स्टेट में है तो जीरो होगा, ये पॉजिटिव होता है ऑलवेज, ये -1 होता है। इसमें देखेंगे ये जीरो होता है, ये +1 होता है, ये माइनस होता है। तो आप देख सकते हैं जीरो से ये गई माइनस में, इसका रिडक्शंस हुआ है, और ये माइनस से लेके जीरो में गया है तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो एक तरह का ये रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं। अगर आपको देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि एक लाइन यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अगर आपको लेते हैं ब्रोमीन्स और साथ में लेते हैं आयोडीन, अगर ब्रोमीन और आयोडीन को इनमें से कोई भी, ये कैसी होती है, कलर होती है, तो कहेंगे आर कलर्ड, ये कलर होती है। और अगर इसको डिज़ोल्व करना चाहते हैं, एंड डिज़ोल्व किस में डिज़ोल्व करेंगे, CCl4 में, तो कह रहे हैं एंड डिज़ोल्व इन CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड में अगर आप इसको डिज़ोल्व कर देते हैं तो ये ईजिली घुल जाएगी। ठीक है, आसानी से क्या होती है, डिज़ोल्व इन CCl4, तो कहेंगे कैन ईजिली डिज़ोल्व हो सकती है। तो कहेंगे आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी ब्रोमीन और आयोडीन एक तरह का जो है कलर के लिए इसमें डिज़ोल्व करेंगे तो एक डिज़ोल्व करते हैं, तो इसका मतलब है कि इसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई किसके लिए, क्योंकि पता लगा सकते हैं कि ये जो है कलर कैसा होगा। तो उस सॉल्यूशंस में इसको आप आइडेंटिफाई कर दीजिए, मतलब डिज़ोल्व कर दीजिए, तो उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कलर ऑफ सॉल्यूशंस। ध्यान रखिएगा, ब्रोमीन और आयोडीन जो है CCl4 में डिज़ोल्व हो जाती है, और इजीली इसे पता लगा सकते हैं सॉल्यूशन में जब करेंगे तो सॉल्यूशंस में एक कलर मालूम हो जाती है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं ब्रोमीन और आयोडीन CCl4 में डिज़ोल्व हो जाती है। तो इस चीज़ को जो है आगे लेके चलते हैं। बच्चों जैसे हमने भी ये रिएक्शंस कराया था, इस रिएक्शंस को जो है आप आयंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लो क्लोरीन है, ये गैस के फॉर्म में है। ठीक है, आप जैसे भी लिखा था KBr, तो कभी कभी लिखा होता है इसे Br-, यहाँ लिखा होता है इक्वस, तब भी आप समझेंगे कि ये जो है इसको रिप्लेस करेगी तो किस फॉर्म में जाएगी, तो आप इसे कहेंगे ये जाएगी I-, ये होगा इक्वस, और ये बन जाएगा आपको Br2, ये बन जाएगी गैस। Br2 में होगी तो ये जीरो होगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप क्या कहेंगे कि ये जीरो से जो माइनस में गई है, इसका मतलब इसका रिडक्शंस हुआ है, और माइनस से जीरो तो ऑक्सीडेशन। तो कभी कभी वही रिएक्शंस आयन के फॉर्म में लिखा होता है, या कहेंगे I2 है, वही जो रिएक्शंस आपको ऊपर बताया हूँ, ये I- में लिखा हो, इक्वस में होता है, ये AQ लिखा होता है, तो ये बन जाएगी यहाँ से Cl- इक्वस, और यहाँ से I2 बन जाएगी सॉलिड के फॉर्म में। तो अगर बैलेंस करना चाहते हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2, तो यहाँ भी होगा, ये जीरो है तो जीरो से माइनस में गई रिडक्शंस, और माइनस से जीरो में ऑक्सीडेशंस। तो कहते हैं I और ये Br- और I- को ये टेस्ट की जा सकती है, आइडेंटिफाई कर सकती है, पता लगाया सकता है लेबोरेटरी में, किसके द्वारा, इसे बोलते हैं लियर टेस्ट के द्वारा। तो कहेंगे Br- एंड I- आइडेंटिफाई किसके द्वारा, बाय लियर टेस्ट। लेबोरेटरी में पता करते हैं, इसे बोलते हैं लियर टेस्ट। तो इसे लियर टेस्ट के द्वारा इसे आइडेंटिफाई की जाती है। कभी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि लियर टेस्ट के द्वारा पता कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे होता है, ये तो क्लोरीन केस में था, तो ये आप ले सकते हैं ब्रोमीन में। ये दूसरा रिएक्शंस है कि अगर आप ब्रोमीन में लेते हैं तो Br2 होगी, यहाँ क्लोरीन को मैंने हटा के ब्रोमीन ले लिया, तो ब्रोमीन होगा
तो अगर आप यहाँ लेंगे तो अब यहाँ पे सिर्फ आयोडीन होगा, क्योंकि ब्रोमीन क्लोरीन को रिप्लेस नहीं करती है, ध्यान रखिएगा। तो ये आयो माइनस इक्वस होगा, तो इक्वस होगी तो इस रिएक्शंस को देखेंगे तो यहाँ बन जाएगी Br माइनस, ठीक है, इक्वस में, और साथ में ये बन जाएगी I2 सॉलिड के फॉर्म में। तब भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Br 0 थी तो 2 हो जाएगा, ये 2, तो Br 0 है तो 0 से माइनस में गया तो इसे रिडक्शंस कहेंगे, और माइनस से 0 में गया तो इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक हम आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाया था, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने ऐसे लिखा था, याद करिए, लिखा था I माइनस, फिर लिखा था Br माइनस, फिर लिखा था Cl माइनस, फिर लिखा था F माइनस, ऐसे करके। तो जब माइनस होती है, हमने ऊपर से जब नीचे आते थे ऐसे लिखा था, इसमें माइनस में ये, क्योंकि हमने कहा था, याद करिए, तो हमने कहा था कि इसका रिडक्शंस होगा, तो रिडक्शन का मतलब 0 से किस में जाएगी, माइनस में, तो रिडक्शंस होगी। ये रिडक्शंस होगी तो Br में जाएगी, ये रिडक्शंस होगी तो Br में जाएगी, ये रिडक्शन होगी तो Br में जाएगी, सॉरी ये Br हो गया, ये Cl होगा, ये Cl में जाएगी और ये F में जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमने कहा था F2 जो है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, पूछा हुआ है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ये कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसी को तो रिडक्शंस कहते हैं। आपको एक्सप्लेन किया हूँ, इस लेक्चर में आगे बताया हूँ। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो मैंने लिखाया था, ऐसे लिखाया था, तो ध्यान दीजिएगा, ये F है तो ये सबको रिप्लेस कर सकती है। क्लोरीन यहाँ है तो सिर्फ इन दोनों को रिप्लेस करेगी, अगर ब्रोमीन यहाँ है तो सिर्फ I को रिप्लेस करेगी। ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मैंने ये आपको तरीका बता दिया। हमने क्लोरीन लिया तो ब्रोमीन I को रिप्लेस किया, हमने अगर ब्रोमीन लिया तो सिर्फ I को रिप्लेस करेगी, लेकिन अगर F होगा तो सबको रिप्लेस करेगी। ये चीज़ें आपको याद रखना होगा, क्योंकि आप जब रिएक्शंस कराते हैं तो यही रिएक्शंस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैं पढ़ाता हूँ, और यही रिएक्शंस आपको रिडक्शंस में पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि आपको इसे याद करना है और दिमाग में बैठाना है, और जब भी कोई रिएक्शंस होती है तो उसमें एक का ऑक्सीडेशंस होता है और एक का रिडक्शंस होता है, इसका मतलब रिडॉक्स होता है। अब वो रिडॉक्स किस तरह पढ़े होंगे, बहुत सारे रिडॉक्स मैंने पढ़ाया, कॉम्बिनेशंस करके, आपको जो है डिकम्पोजिशंस करके, डिस्प्लेसमेंट करके, ये सब जरिया क्या है, रिडॉक्स ही होती है। यानी किसी भी रिएक्शंस में या तो ऑक्सीडेशंस रिडक्शंस दोनों होते हैं। तो ये आपको पता हो गया। अब जो है आपको एक लाइन मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, और आपको ये याद होना चाहिए कि जैसे मैंने एनसीईआरटी में लाइन दिया है उसी लाइन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और वही लाइन एग्जाम में आते हैं, तो आपको एनसीईआरटी का ही पूरा फोकस करना होगा। जैसे मान लो अगर आपसे कहा जाए कि अगर F माइनस है, ये लाइन मैं लिख दूंगा, अगर कोई F माइनस आयंस है और इसको आप कहते हैं कि इसको हमें चेंज करना है, बनाना है, तो आयंस को अगर F2 में करना चाहते हैं, ये F माइनस को किस में, F2 में करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होगी। F2 से F माइनस हो सकता है, लेकिन F माइनस में F2 नहीं होगा, तो कहेंगे ये चीज़ कन्वर्जन नहीं होगी, ध्यान लिखे है, तो ये कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होता है। रिप्लेसमेंट आपको पता है ये कर सकती है, लेकिन F आयंस को अगर F2 में चेंज करना है तो ये कन्वर्जन नहीं होगी। आगे आपको देखते हैं, आपको बताना चाहता हूँ एक, अब आपको एनसीईआरटी में पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है डिस्प्रपोर्शंस रिएक्शन। तो डिस्प्रपोर्शंस रिएक्शंस मैं आपको पढ़ाता हूँ। डिस्प्रपोर्शंस का मतलब होता है अगर कोई रिएक्शंस है तो उस रिएक्शंस में अगर आप देखेंगे कोई भी एलिमेंट होगा तो उसी का ऑक्सीडेशन होता है और उसी का रिडक्शंस होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। तो कहेंगे इन डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन एन एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस बोथ, यानी उसी का ऑक्सीडेशन होगा और उसी का रिडक्शंस होगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप रिएक्शन देखते तभी मैंने क्या दिखाया कि इसमें एक है तो एक का ऑक्सीडेशन हुआ तो दूसरे का रिडक्शन, नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पे क्या कहेंगे, उसी का ऑक्सीडेशन हुआ है और उसी का रिडक्शन होता है, तो उसे बोलते हैं डिस्प्रपोर्शन रिएक्शंस। कैसे होता है, एग्जाम्पल के तौर पे कि डिस्प्रपोर्शन, याद रखिए उसी का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन। जैसे मान लो हमने लिया H2O2, लिक्विड के फॉर्म में है, इसको देखा तो ये बन गया H2O और साथ में आपका बन गया O2, ये गैस के फॉर्म में है, ये H2O बन गया।
अगर आप H2O2 लेते हैं, H2O2 लिक्विड के बजाय इसको ले लो इक्वस के फॉर्म में, यानी तोड़ा है, और ये बन जाएगा आपके लिक्विड के फॉर्म में। तो देखिए H2O2 में आपको बिल्कुल पता है कि ऑक्सीजन का -1 होता है, एक ऑक्सीजन का -1, इसका +1, यहाँ पे आएंगे तो इसका -2 होता है, इसका +1 होता है, इसका होता है 0। आओ चेक करते हैं। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कितना है -1, तो ऑक्सीजन किस में चली गई, 0 में, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी माइनस से 0 में जाना तो ऑक्सीडेशन, और माइनस से अगर -2 में चली गई तो इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो ये रिएक्शन कैसा कहलाएगी, तो रिडक्शन यानी ये है आपका ऑक्सीजन, इसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसी का रिडक्शन हो रहा है बच्चों, तो उसे बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। फिर आपको बताते हैं कोई रिएक्शंस होगा, उस रिएक्शंस में अगर आपको देखेंगे तो उसमें से किसी एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसी का रिडक्शन हो रहा, तो उसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। तो रिडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जाम्पल ये हो गया, सॉरी रिडॉक्स नहीं बोलेंगे, उसका बोलेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन। रिडॉक्स का मतलब होता है कोई रिएक्शंस होती है तो उसमें किसी एक का ऑक्सीडेशन तो हो सकता है दूसरे का रिडक्शंस, लेकिन यहाँ पे क्या कहेंगे, इसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीजन का और इसी ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, यानी किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का हो रहा है, किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और उसी का अगर रिडक्शंस होता है तो उसे बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। अगला एग्जांपल लेते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए। जैसे मान लो आपका ये P4 है, ठीक है, अगर ये सॉलिड के फॉर्म में है, इसको अगर आपने मिलाया बेस में, कोई एल्कली में यानी OH है, तो ये इक्वस होगा। तो आपने बेस लिया और फास्फोरस लिया, साथ में अगर आप मिलाते हैं इसमें वाटर H2O मिलाते हैं तो H2O होता है लिक्विड होता है। तो P से अगर H से रिएक्शन करेगी तो इससे बना देगी फास्फीन, तो ये बन जाएगा फास्फीन, और आपका फास्फीन है गैस के फॉर्म में, और प्लस बन जाता है H2PO2, ठीक है, कहते हैं H2PO2 बन जाता है। और चेक करते हैं, अगर बैलेंस नहीं है तो इक्वेशन को बैलेंस कर लो, ये जो है प्लस है 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, मैंने और कहीं से नहीं लिया है, एनसीईआरटी का ही लिया है, तो एनसीईआरटी किताब के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये आओ चेक करते हैं, अगर यहाँ पे फास्फोरस है तो इसका 0 होगा। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो अगर आप चेक करते हैं तो ये देखते हैं, अगर इसका 0 है तो फास्फीन का निकालना चाहते हैं बच्चों, तो फास्फीन कैसे निकालेंगे, अगर मान लो तो इसको X, और हाइड्रोजन का अगर आपको जानते हैं कि अगर हाइड्रोजन का प्लस है, या आपको देखना होगा कि हाइड्रोजन का प्लस है या माइनस है, तो कैसे पता चलेगा, ऑलरेडी हमेशा हाइड्रोजन का +1 होता है, तो यहाँ पे +1 होगा, लेकिन अगर वो किसी सोडियम पोटेशियम इनके साथ यानी किसी मेटल के साथ लगी होगी तब वो माइनस में करेगी, तो यहाँ पे होगी प्लस, तो आप कहेंगे मान लो PH3 है, तो PH3 में कहेंगे X है, -+1 × 3 = 0, X बराबर कितना आएगा -3, तो जो -3 मैंने लिखा है -3 आ जाएगा। तो आप देखिए 0 से किस में गए, माइनस में, तो इसका क्या हो रहा है, तो इसी का जो है अभी रिडक्शंस हुआ है। यहाँ पे चेक करते हैं बच्चों, तो कैसे निकालें, कहेंगे 1 × 2, ये हो जाएगा X, और ये कहेंगे -2 × 2 = -1, तो हो जाएगा +2, ये हो जाएगा X -4 = -1, तो इधर लेके आएंगे तो नहीं ये नहीं है, आपको 1 मिनट, HPO2 बना होगा, तो ये माइनस नहीं है, तो ये होगा 0, तो इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा +2, तो यानी इस पे आ जाएगा +2, तो यानी ऑक्सीजन पे हो गया +2, ऑक्सीजन कह रहे हैं सॉरी, ये P पे हो गया +2। तो आप चेक करो, ये P का जो है इसमें गया है -3 और ये P से 0 से गया है +2 में, तो इसका ऑक्सीडेशन, यानी इसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है इस फॉर्म में, यहाँ पे अगर बना होगा तो इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, और P 0 से माइनस में गया तो इसका रिडक्शंस है, तो एक तरह का ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस है। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस के और भी एग्जाम्पल हैं, आपको बताते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल आपको ये रहा, इस पे आते हैं, अगर मान लो सल्फर है, सल्फर एसिड के फॉर्म में है, और यहाँ पे अगर OH लिखा होता है तो इसका मतलब ये बेस होगा, बेस का मतलब क्या है, ये एल्कली है। तो अगर आप एल्कली में लेते हैं तो अगर इसको एल्कली में बेस मिलाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, तो जब आप इससे रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से जो है ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा H2O3। आपको याद करोगे Na2H2O3, इसी को हाइपो बोलते थे बच्चों। जब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा Na2H2O3, और अगर यहाँ पे बनेगा तो आप ध्यान, ये S-2 है, तो इसका सोडियम अगर लेते हैं तो यहाँ बन जाएगा Na2S, और अगर ये इसके साथ जो है यहाँ पे ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन भी है तो ये पानी बन जाएगा, तो ये रूल होता है। तो आओ देखते हैं,
सल्फर यहाँ किस फॉर्म में है 0, अगर इसमें मान के निकालते हैं सल्फर को x मान के निकालेंगे तो +2 आता है, और यहाँ पे सल्फर है 0, और अगर आप हटा देते हैं सोडियम को तो यहाँ S-2 आएगा। तो इस देखो 0 से -2 में गया, तो इसका मतलब है कि ये आपका रिडक्शंस हो रहा है, और 0 से अगर +2 में जाता है तो इसका मतलब बच्चों जो है ये आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका हो रहा है? यहाँ पे S का हो रहा है। जिसके बारे में आप पढ़ते हैं, जैसे यहाँ सल्फर के बारे में पढ़ते हैं, तो सल्फर का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, सल्फर का ही रिडक्शंस हो रहा है, तो इसमें डिस्प्रपोर्शन। तो ये सवाल आपके नीट में 2 बार आ चुका है। अभी मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो ये डिस्प्रपोर्शंस रिएक्शंस है, लेकिन डिस्प्रपोर्शंस रिएक्शंस का मतलब होता है उसी का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन। तो यहाँ पे ये वही है, इसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसी का रिडक्शन हो रहा है। जैसे ये है, अगर आप क्लोरीन है, अगर क्लोरीन को अगर बेस में पास करते हैं तो आपको समझ लीजिए कि यहाँ बन जाता है आपको ClO-, इसे बोलते हैं हाइपोक्लोराइड्स। इसका मतलब अगर आप यहाँ बेस में सोडियम लेंगे तो वहाँ बन जाएगा NaClO। यही हाइपोक्लोराइड पहले चेक कर लीजिए, और यही ब्लीचिंग एक्शन की तरह काम करती है। जैसे ब्लीचिंग पाउडर सुने होंगे, जैसे ब्लीचिंग एक्शंस, यानी इसको अगर आप डालेंगे किसी भी कपड़े में तो उसकी गंदगी को साफ कर देगी। गंदगी मीन्स अगर वो कलर्ड है तो उसे कलरलेस बना देगी। तो इसी तरह इसको बोलते हैं हाइपोक्लोराइड्स, इसको बोलते हैं हाइपो, ठीक है, क्लोराइड्स आयन होता है, तो हाइपोक्लोराइड आयन बोलते हैं। चेक करते हैं इसको, अगर ये 0 है तो इसमें चेक करेंगे तो ये ऑक्सीजन होता है, तो अगर आप -1 के जाएंगे तो ये आएगा -2 बराबर है, तो आएगा +1। तो इसका मतलब 0 से कहाँ गई? +1 में, तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और यही 0 से अगर एक क्लोरीन में चली जाती है तो माइनस में इसका होता है रिडक्शंस। तो आप ध्यान दीजिएगा, यानी HClO एक ये ब्लीचिंग एक्शन की तरह काम करती है, और ये ब्लीचिंग एक्शंस मतलब कपड़े पे जाएगी या कहीं पे कपड़े में गंदगी होती है उसे कलरलेस कर देती है। तो ये हाइपोक्लोराइड आयन जो है ये ब्लीचिंग एक्शन की तरह काम करती है, ठीक है। तो इस लाइन को चाहे तो आप लिख सकते हो, या यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हाइपोक्लोराइड वर्क एज ब्लीचिंग एक्शन, ठीक है। तो आगे आपको मैं बताता हूँ। तो बच्चों मैंने बताया कि जो हाइपोक्लोराइड्स है ये हाइपोक्लोराइड आयन के फॉर्म में, तो हाइपोक्लोराइड बोलेंगे तो कह रहा है हाइपोक्लोराइड यानी ClO- ऑक्सीडाइज द कलर बेरिंग स्टेन ऑफ द सब्सटेंस टू कलरलेस कंपाउंड। सही बात है, ये ब्लीचिंग की तरह एक्शन करती है, तो जहाँ भी कलर होगा उसको ऑक्सीडाइज कर देगी, वो कलरलेस बना देगी। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन अगर आप कहें कि ब्रोमीन एंड आयोडीन सेम तरीके से, यहाँ ब्रोमीन ले लेते हैं, रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पे आयोडीन लेते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो लिखा हुआ ब्रोमीन एंड आयोडीन फॉलो दिस सेम ट्रेंड। जैसे इसने किया है वैसे ये लोग भी करते हैं। कह रहे ट्रेंड आइज क्लोरीन, जैसे क्लोरीन ये रिएक्शन जैसे दिया वैसे करेगी। बट फ्लोरीन सो डिविएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्लोरीन में डिविएशन हो जाता है। तो ये सवाल कभी भी पूछा जा सकता है कि आपने यहाँ पे जो रिएक्शंस कराया था ऐसे बनना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हो गया? यहाँ पे आपने ब्रोमीन लिया तो ऐसे रिएक्शंस होकर ब्रोमीन बनेगा। अगर यहाँ पे आपने आयोडीन लिया है तो इसका रिएक्शंस करेंगे तो सेम आपका जो है ऐसे बन जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जो है अगर आप जो है अगर यहाँ पे F2 लेते हैं तो F2 लेते हैं कराते हैं, तो देखो F2 में चेंज हुआ तो यहाँ क्या बन गया? यहाँ देखो बन गया F-। यहाँ पे भी क्लोरीन बनती थी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ बनता था ClO या BrO या IO, लेकिन यहाँ क्या बन जाता है? OF2। तो अगर OF2 बनता है तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 0 है, तो 0 से किस में गया? माइनस में, रिडक्शंस हो रहा है। फिर 0 से किस में गया? फिर ये माइनस में, इसका मतलब क्या हो रहा है? रिडक्शंस। तो ये क्या कर रहा है? ये जो है डिस्प्रपोर्शंस रिएक्शंस नहीं शो कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर F2 की रिएक्शन इसमें कराते हैं तो ये डिस्प्रपोर्शन रिएक्शंस नहीं शो करती है। ये चीज़ें आपको याद रखना है, इसलिए मतलब डिविएशन हो गया, तो डिविएशन का मतलब नहीं शो करेगा, ये रिएक्शंस हो जाती है। और बाकी वाले में रिएक्शंस में ये चीज़ दिया है तो यह आपके सामने कंप्लीट है, और इसको याद रखिएगा। बच्चों एक चीज़ जो है रह गया था, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया था डिस्प्लेसमेंट में एक मेटल पढ़ा दिया था, लेकिन उसमें जो दूसरा हेडिंग था डिस्प्लेसमेंट में नॉन मेटल वाला, ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो मैं इससे पहले आपको मैंने पढ़ा दिया है वो डिस्प्रपोर्शंस, लेकिन याद रखिएगा कि डिस्प्रपोर्शन से एक अलग रिएक्शंस होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपको पढ़ा था रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडॉक्स में एक आपको मैंने पढ़ाया, रिडॉक्स रिएक्शन में अभी मैंने एक तरीका पढ़ाया आपको। पहला पढ़ाया डिस्प्लेसमेंट, ये तो
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो डिस्प्लेसमेंट में आपको भी कम पढ़ा दिया हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट में आपको मान लीजिए ए है, तो इसको हमने पढ़ा है मेटल डिस्प्लेसमेंट। मेटल डिस्प्लेसमेंट ये पढ़ा दिया। एक रह गया था नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट ये हमसे मिस हो गया था, तो मैं इसको यहाँ पढ़ा देता हूँ। तो ये पढ़ा दिया आपको रेडॉक्स रिएक्शन में, डिस्प्लेसमेंट में ये पढ़ा दिया, ये रह गया है, तो इसको पढ़ा देता हूँ बी वाले में, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, जैसे ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है, ये डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो आप कहेंगे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं, हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है आपका डिस्प्लेस हो जाता है। लेकिन कहाँ से डिस्प्लेस होता है, कई रूल हैं। एक तरीका ये होता है कि अगर आपने वाटर लिया है तो वाटर कोल्ड है या स्टीम है, तो आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं कि पहले वाटर कोल्ड है, तो आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं किससे, हाइड्रोजन को कहाँ से, फ्रॉम वाटर से। तो आप कहेंगे वाटर से ही डिस्प्लेसमेंट होती है हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट हम कहाँ से, कहेंगे वाटर से। तो कहेंगे ऐसे लिख लो, वाटर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम कोल्ड वाटर से। कोल्ड वाटर यानी ठंडा पानी से आपको रिप्लेस कर रहे हैं। लेकिन इसमें अगर देखा जाता है तो ऑक्सीजन बहुत कम होती है, रेयरली होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन भी डिस्प्लेस होगी, तो कहेंगे ऑक्सीजन जो है रेयरली होती है। तो चलो भाई देखते हैं, कोल्ड वाटर से आपको डिस्प्लेस करना है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि नॉन मेटल में हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो अगर डिस्प्लेसमेंट हो रही है नॉन मेटल यानी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन बहुत कम होता है, तो जैसे, तो आप इसमें कौन करेंगे, तो जैसे आपका हो गया, आपसे कहा जाए फर्स्ट ए के मेटल्स, तो फर्स्ट ए के मेटल होंगे, सेकेंड ए के भी मेटल होते हैं। सेकेंड ए में जैसे क्या है, कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है, ये सब के मेटल हो सकते हैं। एंड बेरियम को ले सकते हो, बेरियम हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो हमसे कहें, आपसे कहें कि ये सोडियम है, सोडियम अगर इस फॉर्म में होती है, इसका मतलब सॉलिड के फॉर्म में है। और अगर यहाँ पे वाटर है, लेकिन वाटर कैसा है, कहानी है कोल्ड वाटर, तो जो आपका वाटर होगा ये ठंडा पानी है यानी कोल्ड है। तो अगर आप वाटर से करेंगे तो क्या होगा, इसका बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड्स, NaOH बन जाएगा, और साथ में यहाँ से क्या रिप्लेस हो जाएगा, H2। तो H2 रिप्लेस होगी गैस के फॉर्म में होगी, और सॉलिड रिप्लेस होगी तो इक्वस के फॉर्म में होती है, ये इक्वस हो जाएगा। देखते हैं, यहाँ से करेंगे तो ये जो है आपका सोडियम है, तो यहाँ पे सोडियम आएगा तो +1 हो जाएगा, यहाँ 0 है तो यहाँ +1 हो गया। अगर आप यहाँ पे आप निकालते हैं तो हाइड्रोजन का होता है, अगर आप इससे निकालेंगे, x मान के निकालेंगे तो देखो कितना आएगा इसका, तो कहेंगे +1 है, ये मान लेते हैं x, हाइड्रोजन का हमेशा +1 होता है, तो =0, तो कितना आएगा, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका +1, ये हो जाएगा -2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, H2O का 0। यानी आपका डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो हाइड्रोजन हुआ है। रिएक्शंस को अगर बैलेंस करना चाहते हैं तो बैलेंस कर सकते हैं। अगर हम जो है इसको 2 से कर दें और इसको भी 2 से कर दें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 है तो 2 हो जाएगा, और 4 हाइड्रोजन है तो आपका 4 हाइड्रोजन, ठीक है, ये 2 से कर लीजिए। तो देखिए चेक करिए, सोडियम का पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पे देखेंगे तो ये -2 होता है, ये +1 होता है, तो हाइड्रोजन +1 से 0 में तो इसका रिडक्शन हुआ है। यानी इसका नाम है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। यानी नॉन मेटल कौन सा आपका, हाइड्रोजन है, तो हमने लिखा कि हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम कोल्ड वाटर किसके द्वारा होगा, यहाँ पे मेटल है तो हाइड्रोजन चला गया। ऑक्सीजन बहुत रेयरली डिस्प्लेसमेंट होती है, इनका यानी रेयरली डिस्प्लेसमेंट होती है, यानी कम होती है, इसका डिस्प्लेसमेंट कम होता है बच्चों, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट अगर आप बात करते हैं तो ये कम होता है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मान लो मैग्नीशियम है, ये फर्स्ट ए का हो गया, तो सेकंड ए में आपको मैग्नीशियम ले सकते हैं, कैल्शियम ले सकते हैं, इन सब की बात कर सकते हैं। तो चलो मैं मैग्नीशियम कहाँ एग्जाम्पल में कैल्शियम लिखा हूँ, मैल्शियम नहीं, इन तीनों को लिया हूँ, तो कैल्शियम ले लीजिए। तो कैल्शियम आपका सॉलिड के फॉर्म में है। अब मैं बताता हूँ मैग्नीशियम किस में लेंगे, फर्स्ट ए का पूरा मेटल, और इसमें जो है कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम, तो आपने ले लिया कोल्ड वाटर। तो कोल्ड वाटर आप लिक्विड के फॉर्म में लेते हैं, ये ठंडा पानी है, अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो इससे बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इक्वस के फॉर्म में, और यहाँ हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा।
तो गैस की फॉर्म में हो जाएगी। अपने फॉर्म में होते हैं तो इसको 0 होता है, ये 0 है, यहाँ पे +2 है। अगर आप यहाँ पे निकालेंगे तो इसका अलग अलग हो जाएगा। जैसे मान लो ये है एक ऑक्सीजन का -2 है तो 200 मल्टीप्लाई तो -4 हो जाएगा। तो जनरली कितना होता है ये लिख लो, जनरली -2 होता है और ये होता है +1 होता है। और चलते हैं, कैल्शियम का 0 से +2 में गया तो इसका मतलब है कि ये ऑक्सीडेशन हुआ है और यहाँ पे ये होता है +1, ये होता है -2। तो हाइड्रोजन प्लस से के 0 में गया है तो इसका मतलब रिडक्शन है। तो एक तरह का ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में आप चल रहे थे तो रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। अगर आप देखते हैं यहाँ पे एक लाइन बताता हूँ, कुछ जैसे फर्स्ट ए और सेकंड ए है तो फर्स्ट ए ज़्यादा रिएक्टिव होता है इन कंपेरिजन टू सेकंड ए से, ठीक है। और रिएक्टिविटी किसी की बढ़ती है तो ऊपर से नीचे जाने पे रिएक्टिविटी बढ़ती है। तो जैसे मान लो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं तो कहेंगे लेस रिएक्टिव मेटल है। तो लेस रिएक्टिव मेटल में कौन कौन लेते हैं? लेस रिएक्टिव मेटल में मान लो आयरन, मैग्नीशियम हो जाए, मेटल का मतलब मैग्नीशियम, और लेस रिएक्टिव मेटल का मतलब हो गया आयरन। अगर आप मैग्नीशियम और आयरन को लेते हैं और इनको अगर देखते हैं तो ये रिएक्शंस करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करेंगे, रिएक्शंस करेंगे कहाँ पे? कहेंगे स्टीम पे करते हैं। लेस रिएक्टिव मेटल मैग्नीशियम और आयरन रिएक्ट विथ स्टीम वाटर्स। अगर स्टीम लिख दे, भाप लिख दिया, स्टीम वाटर ये रहा, तो स्टीम वाटर से रिएक्शन करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ए का मेटल हो गया, सेकंड ए में कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, ये कोल्ड से रिएक्शन करेंगे। लेकिन अगर मैग्नीशियम और आयरन की बात करते हैं तो ये स्टीम पे, यानी आपको समझना स्टीम, भाप वर्ड समझते हो तो इसका मतलब स्टीम पे रिएक्शंस करेंगे। तो इनके रिएक्शंस देखते हैं, तो स्टीम वाले रिएक्शंस सेम चीज़ वही होता है। अब इसको मिटा देता हूँ और आगे देखता हूँ। तो अगर सेम चीज़ें हैं, अगर आप मैग्नीशियम लेते हैं तो मैग्नीशियम आपका सॉलिड के फॉर्म में होगा और ये वाटर से रिएक्शन करेंगे और वाटर यहाँ पे स्टीम हो जाएगा, ठीक है। अगर रिएक्शन करेंगे तो बनाएगा मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड्स और साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा गैस के फॉर्म में। तो इसका नेचुरल फॉर्म में 0 होता है, ये 0 होगा, ये आपका +2 बनेगा, ठीक है। यहाँ पे -2 है, ये +1 है। तो आप देख सकते हैं 0 से +2 में गया इसका मतलब ऑक्सीडेशन है और प्लस से 0 में गया इसका मतलब रिडक्शन है। तो एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं। सेम कहानी है आयरन की। यहाँ पे आप गर्म भी दिखा सकते हैं, स्टीम का मतलब गर्म। ये आयरन है, सॉलिड के फॉर्म में है, अगर H2 वो है, ये भी स्टीम है, स्टीम पे रिएक्शंस होगी। अगर स्टीम पे होती है तो इसका मतलब है कि ये बनाएगी इसका आयरन के हाइड्रोक्साइड। तो आयरन के जो है ऑक्साइड बनाते हैं या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, तो यहाँ पे आयरन को ऑक्साइड के फॉर्म में ले लो तो Fe2O3 बन जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे H2O बन जाता है, सॉरी H2 बन जाता है गैस के फॉर्म में। बैलेंस करना चाहते हैं तो बैलेंस कर सकते हैं। अगर आयरन यहाँ पे 2 है तो ये 2 पे हो जाएगा, ठीक है। अगर ये बैलेंसी यहाँ पे आई है, ये इसका 2 इसका 3 होगा तो ये कहेंगे ये +3 के फॉर्म में है या +2 के फॉर्म में है। अगर रिएक्शंस बैलेंस चाहते हैं तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 हो गया। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? हाइड्रोजन आपके पास 2 है तो 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन आपके पास 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और 3 से यहाँ कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 0 से +3 में गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे +1 है, -2 है, तो +1 से 0 में जाएगा तो इसका मतलब रिडक्शन है। तो एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शंस है, लेकिन ये नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट है, यानी आपका हाइड्रोजन निकल गया है। तो आप लोग जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ते हो तो वहाँ पे लोग कहते हैं कि मेटल को जो है, अगर जो मेटल हाइड्रोजन के ऊपर रखे हैं वो जो है रिएक्शंस करते हैं कोल्ड वाटर से और हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं। ये बात गलत है, आपको ये ध्यान रखना होगा कौन रिएक्शन आपका जो है वाटर से रिएक्शन होगी कोल्ड में और कौन स्टीम में होगी, इसको ध्यान रखिएगा। हम जानते हो कि बहुत सारे जो है लखनऊ में हजरतगंज में पढ़ाते हैं, अपनी पता नहीं कब कितने दिन से ढर्रे में पढ़ा रहे हैं, वही पुरानी नोट, वही सीपीएमटी की तरह। बच्चे परेशान होते हैं, कई कई साल लग जाते हैं, एनसीईआरटी पढ़ाते नहीं हैं। आप लोग जान भी नहीं पाते हैं कि एनसीईआरटी कहाँ पढ़ना चाहिए, किससे पढ़ना चाहिए। आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है। स्टूडेंट, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि बहुत सारे टीचर हैं हजरतगंज में जो ऐसे पढ़ाते हैं जो कभी काम ही नहीं है। तो आप उनसे सतर्क रहिए, उनसे दूर रहिए, उनसे बच के रहिए, नहीं तो फिर आपका जो है लाइफ ख़राब हो जाएगी। आपको पढ़ना है तो सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ना है।
तो ये सब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है और मैं एनसीईआरटी मेरे हाथ में रहती है, एनसीईआरटी से मैं पढ़ाता हूँ आपको और बताता हूँ। आप कह रहे हैं कि बहुत सारे रिएक्शंस और हैं, तो बच्चों आपको मैंने पढ़ाया कि अगर कोल्ड वाटर है तो उससे जो हाइड्रोजन निकलेगी रिप्लेस हो जाएगी, तब भी रिडॉक्स रिएक्शन होगा। स्टीम पे बताया कि मैग्नीशियम है और अगर आयरन है तो ये स्टीम पे रिएक्शंस करते हैं। और उन्हीं मेटलों में से कुछ मेटल जो होते हैं जो एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। तो आप देखिए हाइड्रोजन से रिप्लेस करते हैं एसिड से, यानी हाइड्रोजन रिप्लेस फ्रॉम एसिड्स। तो क्या लिखा है, मेनी मेटल्स इंक्लूड दोज विच डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, यानी बहुत सारे मेटल जो हैं जो वो कोल्ड वाटर पे रिएक्शंस नहीं कर रहे थे, क्या होंगे, आर कैपेबल ऑफ डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। तो जो लोग कोल्ड वाटर पे रिएक्शंस नहीं कर रहे थे तो उनमें से कौन थे, जैसे आयरन हो गया, जैसे मैग्नीशियम हो, किस पे रिएक्शन, स्टीम पे। तो और उन दोनों को तो आप ले ही सकते हो, तो आयरन मैग्नीशियम ये हो गए। तो अगर मैग्नीशियम लेंगे तो मैग्नीशियम अगर आप एसिड में देखते हैं और इसको देखते हैं तो कहेंगे ये लीस्ट रिएक्टिव है, तो इसके कंपेरिजन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो कहेंगे मोस्ट रिएक्टिव। ये मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीशियम की। इससे रिएक्शन करेगा, बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, बन जाएगा MgCl2, ये बन गया, एक्वस हो जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी। यही रिएक्शन मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन यहाँ भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। मैग्नीशियम रिएक्शन कराया तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, तो MgCl2 बन जाएगी। अगर आप आयरन से रिएक्शन कराएंगे तो आयरन इसके साथ रिएक्शन कराएगा, और यहाँ पे फेरस के फॉर्म में है तो FeCl2 बन जाएगी, 2 वैलेंसी होगी, तो इसका मतलब ये भी इक्वस हो गया और ये बन जाएगी। आप चेक कर सकते हैं मैग्नीशियम यहाँ 0 है तो यहाँ पे +2 हो जाएगी और I का -1 हो जाएगा, ये इसका 0 हो जाएगा। तो मैग्नीशियम 0 से +2 गई, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये +1 है, ये -1 है, तो हाइड्रोजन प्लस से 0 में गई, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। अगर आप देखते हैं आयरन की बात करते हैं, तो आयरन में अगर आप देखेंगे तो आयरन यहाँ 0 है तो यहाँ पे +2 है, तो आयरन यहाँ पे +2 है और Cl -1 है, तो 0 से +2 में गई, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पे -1 है, ये प्लस है और ये 0 हो गई, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन प्लस से 0 में गई, इसका मतलब रिडक्शंस होता है। तो ये रिएक्शंस आपके जो हैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, यानी एसिड से या वाटर से, कोल्ड वाटर या स्टीम से जो है हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट है, और हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट जाने से उस रिएक्शन में रिडॉक्स रिएक्शन होती है, यानी एक का ऑक्सीडेशन होता है और एक का रिडक्शन होता है। आपको मैं पढ़ा रहा हूँ नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक टाइप का रिडॉक्स रिएक्शंस है। तो अब आपको आगे बता रहे हैं कि रिडॉक्स रिएक्शंस में इसके आगे क्या है। तो बच्चों अपने एनसीईआरटी में देखा है, लाइन लिखा हुआ है कि सिल्वर एंड गोल्ड यानी Ag और Au ये जो है HCl से रिएक्शन से नहीं करती है। ठीक है, ये आप क्वेश्चन पूछा भी है तो ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने नोट करके लिख दिया है कि Au और Ag डू नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl से। अब आती है ये जो लाइन है एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी लाइन में लिखा है कि फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव एंड रिप्लेस क्लोरीन क्लोराइड ब्रोमाइड एंड आयंस इन दिस सॉल्यूशन। अभी मैंने पढ़ाया, जब आया था तो आपको दिखाया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख के वही एनसीईआरटी की लाइन लिखी है कि इसका मतलब क्या है कि F2 जो है नीचे होती है, ये कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, तो इसका मतलब ये सबको रिप्लेस कर देती है। मैं अभी आपको इसके बारे में बताया था, एनसीईआरटी की लाइन ही लिखा था, कह रहा है फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव दैट इज अटैक वाटर एंड डिस्प्लेसमेंट ऑक्सीजन ऑफ वाटर। तो मैंने लिखा था कि ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन को हमने लिखा था रेयर डिस्प्लेसमेंट होती है, मैंने बताया था कि हाइड्रोजन होगी लेकिन ऑक्सीजन को रेयरली लिखा था। देखो रेयरली क्यों होती है, जब आपको फ्लोरीन F2 जो है अगर ये गैस के फॉर्म में है, अगर वाटर लिक्विड है तो यहाँ से क्या करती है, इसको आपको ऑक्सीजन को आपकी हटाती है, तो यहाँ से FO हटेगा तो बन जाएगा O2 और यहाँ बन जाएगी HF। तो ध्यान रखिएगा इस रिएक्शंस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है, ये +1 है, तो 0 से किस में गई, -1 में रिडक्शंस हो रहा है। अगर आप इसमें देखते हैं तो ये +1 है, ये -2 है, तो -2 से 0 में गई, इसका मतलब ऑक्सीडेशन है। तो एक ऑक्सीडेशन रिडक्शंस ये भी है, लेकिन सिर्फ F2 जो है वाटर से ऑक्सीजन को रिप्लेस करती है। तो मैंने यहाँ लिखा था कि हाइड्रोजन रिप्लेस होता है लेकिन ऑक्सीजन रेयर रिप्लेसमेंट होती है। ये चीज़ें मैंने आपको बोला था, ये चीज़ें आप इस रिएक्शन से याद करेंगे, और ये सब पॉइंट एनसीईआरटी का है तो मैंने एनसीईआरटी का लिख दिया। अब अगर आप एनसीईआरटी बुक पे जाते हैं तो एनसीईआरटी बुक पे जो है आपके लिखे हुए हैं एक चार्ट टाइप का बना है,
उस चार्ट में अगर आप जाएंगे, एनसीईआरटी बुक के अगर आप चार्ट में जाते हैं तो वहाँ पे चार्ट पे देखेंगे, तो मैं आपको एनसीईआरटी एक बार दिखा देता हूँ बच्चों। मेरे हाथ में ये एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी का जो है अगर आप ये पेज नंबर देखना चाहते हो तो ये मेरे हाथ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इससे जो है सवाल आपका आया था 2019 में। ये देखिए, ये जो है कलर बना है, आपको ग्रीन कलर का दिखता है। पेज नंबर 265 पे लिखा है पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब आपको मैं फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाने जा रहा हूँ और फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाने के बाद 2019 में डायग्राम डायरेक्ट आया था। जो सवाल आया था उसका नाम था ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड का स्ट्रक्चर पूछा था। 4 स्ट्रक्चर बने थे, जो एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर था डायरेक्ट वही आया था। हर साल इससे एक सवाल आता है, तो आपको ध्यान रखिएगा कि कौन सी सवाल आ जाए। 2021 में भी आया था, मैंने क्वेश्चन दिखाया था। तो ये एनसीईआरटी मेरे हाथ में थी। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट पे आते हैं। आपको मैंने एनसीईआरटी दिखा दिया है, एनसीईआरटी की ये पॉइंट है। तो ये रहा आपका फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक तरह का ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। फ्रैक्शंस का मतलब होता है एवरेज, और एवरेज का मतलब होता है कि आप अभी एक्स मान के निकालते हो तो उनमें से जो निकल के आता है वो एवरेज होता है। कैसे होता है? आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो आपको मिलेगा टेट्राथायोनेट्स, या बोलते हैं टेट्राथायोनेट आयन। तो S4O6-2, तो ये मिलेगा आपको, इसे बोलते हैं टेट्राथायोनेट्स। टेट्राथायोनेट आयन है तो कहेंगे टेट्राथायोनेट आयन है। मान लो इसको, मान लो हमने मान लिया ये है। अगर एनसीईआरटी पे जाएंगे तो ये भी लिखा है C3O2, इसको बोलते हैं कार्बन सब ऑक्साइड्स। कार्बन सब ऑक्साइड्स, ठीक है, इसे बोलते हैं कार्बन सब ऑक्साइड। और उसी में जाएंगे, जो ये लिखता हूँ यही पूछा था, B3O8 कहते हैं ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड्स। तो ये हो गया ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड्स। तो ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड्स ये रहा। एक एक करके देखते हैं इसके डायग्राम और इसके स्ट्रक्चर। मान लो ये फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, इसको थर्ड एग्जाम्पल ही है ये। तो इसमें पढ़ते हैं फ्रैक्शंस के बारे में। तो कुछ नहीं करना होगा, पहला लेते हैं। जैसे मान लो S4O6-2 है तो आप इसे बोलते हैं टेट्राथायोनेट आयन है। तो टेट्राथायोनेट आयन का सबसे पहले आप X मान के निकालो। तो X फ्रैक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, इसे बोलते हैं एवरेज। तो कैसे निकालेंगे? ये रहा, आपको मान लिया x, ये कितने हैं 4, और ये हो गया -2 × 6 = -2। तो ये 4x -12 = -2। तो इधर लाएंगे तो 4x = 12 होगा, तो x = हो जाएगा 12/4। अगर इसको देखेंगे तो ये आएगा 2.5। तो ये हो गया। इसका डायग्राम बनाते हैं। तो आपके पास सल्फर कितने हैं? तो आपके पास सल्फर हैं 4। तो आपने 4 सल्फर बना लिया, ये 4 सल्फर हो गया। आपके पास ऑक्सीजन कितने हैं? तो आपके पास ऑक्सीजन है 6। तो सल्फर पे 2 ऑक्सीजन इधर लगा दीजिए। सब मैं केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा चुका हूँ। इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, बताया था। सल्फर के पास 6 होता है। ये सब आपको केमिकल बॉन्डिंग में मैं बता चुका हूँ। तो ये स्ट्रक्चर्स हो गए। ये आपका एवरेज जो आया है 2.5, लेकिन डायग्राम से निकालेंगे तो कुछ और आएगा। तो जो डायग्राम से निकालते हैं इसका पर्टिकुलर किसी एक का होता है, और यहाँ पे एवरेज का मतलब होता है पूरे को मान के निकालते हैं, एक्स मान के तब निकल के आता है। तो एवरेज और पर्टिकुलर अगर आप में देखते हैं तो फर्क होगा। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, तो ना तो इस पे कोई आएगा ना तो इस पे। तो इसका मतलब हो गया इसका 0 होगा, इसको 0 होगा। तो मैंने इसको बना दिया स्टार्स। ये एनसीईआरटी में लिखा है जिसका अगर सेम होते हैं, अगर कोई 2 आइटम सेम हो, चाहे वो नॉन मेटल के फॉर्म में हो, तो उस पर END 0 होती है, तो इसका मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के ऑर्डर से, तो अगर देखेंगे आप फून लगाएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन 2 खींच लेगा,
और 2 इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा, तो 2 2 4 1 5, तो इस पे आ जाएगा +5। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का मैंने ऑर्डर बताया था, तो आप कहा था फून लगा दीजिए, तो आपने फून लगा के देख लिया, तो ये लगाना है, दूसरा कोई मोबाइल वाला फ़ोन नहीं लगाना है बच्चों, ये फ़ोन लगाना है, यानी FON ये फ़ोन लगाना है। तो ये अगर ये फ़ोन लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा। तो ऑक्सीजन आगे है, सल्फर पीछे है, तो इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा, ये विड्रा कर लेगा, ये विड्रा कर लेगा, तो इस पे पास 5 आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन इसने खींचा, 2 इलेक्ट्रॉन इसने खींचा, 1 इलेक्ट्रॉन उसने खींचा। यहाँ पे भी सेम होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 हो जाएगा। तो कहा जाए अलग अलग सल्फर का ऑक्सीडेशन क्या होगा, तो कहेंगे इसमें जो है +5, फिर उसके बाद होगा 0, फिर होगा 0, फिर होगा +5। ये अलग अलग सल्फर का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये जो है ये एवरेज है। तो आपको फ्रैक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है एवरेज, और अगर अलग अलग देखना चाहते हैं तो ये रहेगा। तो आपका एक एग्जाम्पल ये हो गया। सेम कहानी आते हैं, अगर आपको कार्बन सब ऑक्साइड में देते हैं तो कार्बन सब ऑक्साइड का डायग्राम बनाते हैं। तो यार आपका पहला डायग्राम का स्ट्रक्चर जो है आपको पता हो गया, एवरेज या फ्रैक्शंस ये होगा, लेकिन पर्टिकुलर में पूछेंगे तो ये होगा। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, आगे चलता हूँ। बच्चों लेता हूँ ये दूसरे वाले को, तो दूसरा वाला डायग्राम लेता हूँ, तो दूसरे में C3O2 है। तो C3O2 में अगर आप देखते हैं तो आपके पास कार्बन है, कितने कार्बन है, तो आपके पास 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन बना लीजिए। ये 3, और इससे लगे हैं ऑक्सीजन, तो इससे आप ऑक्सीजन लगा दीजिए। 2 बॉन्ड आएगा, ये आपको पता है, सबका ऑक्टेट पूरा होगा, ये बॉन्ड पूरा है। ये दोनों के बीच में अगर आप, जैसे ये है, तो इन दोनों के बीच में देखिए, या इन दोनों के बीच में देखिए, तो इनमें और इनके बीच में देखेंगे तो इसका END सेम होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दोनों का सेम होता, कोई चार्ज नहीं आएगा, तो इसका मतलब इसका हो गया 0। तो इसको बना दिया स्टार और यहाँ लिख दिया 0, इसका 0 होता है। बाकी इधर देखेंगे तो ऑक्सीजन आगे है, कार्बन पीछे है, तो इलेक्ट्रॉन ये विड्रा करेगा, तो ये ले जाएगा, तो इस पर कितना आएगा +2। और यहाँ पे भी आगे है तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो आएगा +2। अगर आप, ये तो हो गया पर्टिकुलर अलग अलग जो है कार्बन पे देखा है। अगर इसको निकालना चाहते हैं तो कहेंगे ये हो गया x × 3 - 2 × 2 = 0, तो जगह 3x - 4 = 0, तो x बराबर आएगा 4/3। तो ये हो जाएगा 4/3, ये एवरेज हो गया, इसे फ्रैक्शन कहेंगे, यानी फ्रैक्शन निकाला है। अगर इसमें देखते हैं कार्बन का क्या क्या होगा, तो कहेंगे कार्बन के अलग अलग पे देखेंगे तो 2 होता है, 0 होगा और +2 होगा। ये अलग अलग कार्बन का चार्ज है, और ये एवरेज चार्ज है। तो एवरेज को जो निकालते हैं वो x मान के निकालते हैं, तो ये एवरेज का चार्ज होगा। तो ध्यान दीजिएगा, फ्रैक्शनल का ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है एवरेज। अगला आता है, ये जो सवाल आपका आया था, ये नीट सेम क्वेश्चन जो है ये आपके नीट में आया था, और नीट 2000 आपके 19 का सवाल है, ये 19 में यही आया था। तो इसको देखते हैं। तो ये लेते हैं, तो ये थर्ड वाला पॉइंट है, ये आपको बना दिया Br2, 3 और O8 के बारे में। तो Br2 और 3 O8 के बारे में अगर आप देखते हैं बच्चों, तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसको पहले तो आपने एवरेज निकाल लीजिए। तो अगर आप इसको मानते हैं कि x, तो × 3, ये कहेंगे -2 × 8 = 0, तो जगह 3x और जगह 16 = 0, तो x = 16/3, ये हो जाएगा। अगर इसको डायग्राम बनाते हैं, यही सेम डायग्राम आपसे पूछा गया था, नीट 2018 का सवाल था। तो आपके पास कितने ब्रोमीन हैं, तो आपके पास है 3 Br, तो 3 Br बना लीजिए। तो एक Br ये हो गया, एक Br ये हो जाएगा, और एक ब्रोमीन ये हो गया। आपके पास ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन आपके पास है 8। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो है फ्लोरीन को छोड़ के नीचे जितने वाले हैं, इनके पास बियॉन्ड सेकंड पीरियड के होते हैं, इनके पास d ऑर्बिटल होता है। अगर ये d ऑर्बिटल रखते हैं तो ये सुपर ऑक्टेट बनाएंगे। तो इसका मतलब इन सब के साथ जो है डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो इससे दो, आपके 6 हो गए, तो 2 यहाँ दे दीजिए और 2 दे दीजिए। यही सेम डायग्राम आपसे पूछा था, कह रहा था आप बताइए
कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड का स्ट्रक्चर पूछा था। तो आप देख लीजिए, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है और ये ब्रोमीन जो है सेकंड पीरियड से इन पे कोई चार्ज ही नहीं है। आपका फार्मूला पता है Br3O8, इसका मतलब ये जो है ब्रोमीन सेकंड पीरियड वालों से नीचे रखे हैं, इनके पास d ऑर्बिटल होता है, इनका मतलब ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट बनाएंगे, इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा बनाएंगे। तो ध्यान रखिएगा 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा, ये देखो सबके साथ है। अब आप चेक करिए, अगर आप इस Br और इस Br के बीच में देखते हैं तो इनमें तो डिफरेंस मिलेगी, लेकिन यहाँ के इनमें डिफरेंस नहीं मिलेगी। तो ध्यान दीजिएगा, इस Br से तो कोई नहीं होगा, जीरो, इस Br से तो जीरो होगा, तो हमने स्टार बना दिया। लेकिन ये ऑक्सीजन 2 खींचा है और 2 ऑक्सीजन इसने लिया है, तो इस ऑक्सीजन से तो आएगा, कितना आएगा, +4। यहाँ पे देखेंगे इस Br से तो जीरो है, लेकिन यहाँ पे देखना है 2 ऑक्सीजन इसने इलेक्ट्रॉन ले गया, 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन ले गया, 2 ले गया, तो कितना हो जाएगा, +6। यहाँ पे देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन ये ले गया, 2 इलेक्ट्रॉन ये ले गया, 2 इलेक्ट्रॉन ये ले गया, तो कितना आएगा, +6। तो अगर इसमें पूछा जाए अलग अलग Br का, तो कहेंगे इस Br का होता है +6, कहेंगे इस Br का है +4 और कहेंगे इस Br का है +6। ये हो जाएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग का होगा। लेकिन अगर आप एवरेज देखेंगे, फ्रैक्शनल देखेंगे, तो इस फ्रैक्शनल में जो है ये आएगा 16/3। तो आपसे पूछा जाएगा कि एवरेज या फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन क्या है, तो आपको इसको जवाब देंगे। अगर आपसे अलग अलग पूछाएगा डायग्राम बना के, तो ये है। तो नीट 2019 में 4 डायग्राम बने थे, एक डायग्राम को ढूंढना था। यही एक ऐसा डायग्राम बना था जिस पे ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं था, बाकी सब पे ऑक्सीजन पे चार्ज लगा के आपको कन्फ्यूज करना चाह रहा था। तो ये हो गया। अब एक आपको पढ़ा दे बच्चों, मिक्स ऑक्साइड क्या होते हैं, बस आपके ये चीज़ खत्म हो जाएगी, फिर बैलेंसिंग वाले रह जाएंगे, तो एक लेक्चर में उसमें कर देंगे। तो अब आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मिक्स ऑक्साइड्स। तो आपके पढ़ा रहे हैं मिक्स ऑक्साइड, मिक्स्ड ऑक्साइड्स। तो आपने सुना होगा मिक्स ऑक्साइड कई बनाते हैं, आयरन बनाता है, लेड बनाता है, मैग्नीज बनाता है, तो ये सब मिक्स ऑक्साइड्स हैं। जैसे Fe3O4, ठीक है, Pb3O4, ठीक है। और अगर मैग्नीज के आते हैं तो एक मैग्नीज बनाती है Mn3O4। ये मिक्स ऑक्साइड होते हैं ये सब। अगर मिक्स ऑक्साइड में भी कहेंगे तो ये मिक्स ऑक्साइड का भी फ्रैक्शनल होता है अलग अलग। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, आपने एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया कि एग्जाम्पल है, तो अगर आप Fe3O4 की बात करते हैं तो Fe3O4 एक मिक्स ऑक्साइड होते हैं। और ये मिक्स ऑक्साइड जो होते हैं इसका नाम होता है फेरोफेरिक ऑक्साइड। इसका नाम होता है फेरोफेरिक ऑक्साइड्स। इसका नाम होता है फेरोफेरिक ऑक्साइड्स। तो अगर आप फेरोफेरिक ऑक्साइड की बात करते हैं तो फेरोफेरिक ऑक्साइड में सबसे पहले आपको देखना होगा, तो x मान के निकालेंगे तो एवरेज आएगा कितना, 3 × x या x × 3 -2 × 4, तो x = कितना होगा, 8/3। तो यानी एक तरह का ये भी कैसा होगा, फ्रैक्शंस आएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए फेरोफेरिक ऑक्साइड में आयरन के कौन कौन ऑक्साइड हैं, तो आयरन के 2 ऑक्साइड होते हैं। एक होता है इसमें होता है एक Fe2O3 और एक होता है FeO। तो Fe2O3 में आयरन की वैलेंसी अगर देखेंगे तो 3 वाला है, तो इन कहेंगे +3 का होता है, और आयरन की वैलेंसी +2 होती है। तो ये सबके एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए। और मिक्स ऑक्साइड भी एक तरह का एवरेज ऑक्सीडेशंस या फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशंस बताते हैं। अगर इसमें अगर आप देखते हैं किसी का निकालना चाहते हैं, जैसे मान लो ये है Fe3O4 है, तो ये कह दिया x × 3 और x × 3 के साथ साथ -2 × 4 = 0, तो 3x = ये हो गया +8 इधर लाएंगे तो x = 8/3 हो जाएगी। तो ये हो गया एवरेज। तो सबको निकालेंगे तो सब में ऐसे एवरेज आएगी। और आप ये कहिए कि ये मेटल हैं, इनको जो है बनाइए, तो इनमें 2 ऑक्साइड होते हैं, तो दोनों ऑक्साइड मिला के ये बनाई जाती हैं। तो ऐसे लेड के ऑक्साइड्स होते हैं, ऐसे मैग्नीज के ऑक्साइड होते हैं, ये सब के सब होते हैं। जैसे मान लो ये है Mn3O4 है, तो इसमें निकालेंगे x × 3, ये हो जाएगा आपका 2 × 4 = 0, तो 3x = 8, तो x बराबर हो जाएगा 8/3। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इस ऑक्साइड में मैग्नीज वाले कौन कौन हैं, तो कहेंगे एक होता है MnO, एक होता है MnO और एक दूसरा होता है Mn2O3। MnO में निकालेंगे तो x मान के निकालेंगे तो इसका आएगा +2 और इसका आएगा +3। तो इनमें अगर आप देखना चाहते हैं
तो आप ये कह सकते हैं लेड में भी मानेंगे तो वही आएगा 8/3 करके आएगा, लेकिन ऑक्साइड भी आयरन के मतलब लेड में इसमें 2 होते हैं, एक PbO होता है, एक Pb2O3 होता है। तो ये मिक्स ऑक्साइड भी एक तरह का फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन मींस एवरेज ऑक्सीडेशन शो करते हैं। तो आपका हेडिंग था एवरेज ऑक्सीडेशन, तो ये एवरेज ऑक्सीडेशन ही हैं। तो इनके बारे में अगर आप और पढ़ना चाहेंगे तो इसका डिटेल आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में P ब्लॉक में मिलेगी, लेकिन अभी जो है आपको यहीं तक पढ़ा रहा हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में आपको बैलेंसिंग सिखाएंगे। तो बच्चों आज यहीं तक लेक्चर।